रेडी? चलिए आ जाइए। सबसे पहले वेक्टर डीएनए पढ़ना शुरू किया था ना, सेकेंड टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हाँ, 2 लाइन लिखी थी, अब उस पर फोकस करते हैं। देखो ओके, यहां पर पिछली क्लास में हमने दूसरा टूल पढ़ना स्टार्ट किया था, वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए। इसके बारे में 2 लाइन लिखाई भी थी, आप फोकस यहां करिएगा, ध्यान से, बिल्कुल अलर्ट होकर। देखो, प्लाज्मिड को ही हमने वेक्टर कहा था, याद है? हम प्लाज्मिड को जब कट करते हैं तो ऐसे कट होता है, फिर डिजायर्ड जीन ऐसे कट होती है। प्लाज्मिड को ही तो हम वेक्टर कह रहे थे, है ना? और डिजायर्ड जीन को याद है, पैसेंजर डीएनए कहा था। जब डीएनए लाइगेज से जोड़ते हैं तो तैयार हो जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल ई कोलाई में डालते हैं। होस्ट सेल ई कोलाई में, ई कोलाई का ये खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए है, और ये रहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। जब इकोलाई 1 से 2 होता है, हम क्या जानते हैं अभी कि जब इकोलाई 1 से 2 होता है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी 1 से 2 हो जाता है। तो दोनों इकोलाई में एक एक कॉपी डिजायर्ड जीन की या रिकॉम्बिनेंट डीएनए की पहुंच जाती है, यही जानते हैं। तो वेक्टर की पहली 2 लाइन सुन लो, जो पिछली क्लास में बोला था कि वेक्टर डीएनए क्या है। एक स्पेशल डीएनए है जो डिजायर्ड जीन को कैरी करके ले जाता है, कहां? होस्ट सेल में। दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है। क्यों रेप्लिकेट कर सकता है? क्योंकि इसके पास ओराई साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि सीधा जीन ही डाल दिया होता तो क्या होता? अरे जीन ही डाल देते, काय को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया? तो जीन के पास ओराई साइट नहीं है, तो वो खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इसीलिए वेक्टर की मदद से डाला, ताकि जब वो सेल के अंदर जाएगा तो प्लाज्मिड का ओराई साइट यूज करके, प्लाज्मिड का तो रेप्लिकेशन होगा ही, डिजायर्ड जीन का भी रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्योंकि ये डिजायर्ड जीन की कॉपी बनवाएगा, इसीलिए इस वेक्टर को क्या बोला? क्लोनिंग वेक्टर। अब बताइए वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? डिजायर्ड जीन डायरेक्ट नहीं डाल सकता क्योंकि उसके पास ओराई साइट नहीं है। उसे अगर भेज भी दूं अंदर तो उसकी कॉपी तो होगी नहीं, क्योंकि ओराई साइट नहीं है। इसलिए जरूरी था इसको वेक्टर से जोड़ना। तो वेक्टर के ओराई साइट की मदद से डिजायर्ड जीन की कॉपी बन जाएगी। तो मैंने जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया था तो एक पैराग्राफ पेंडिंग छुड़वा दिया था, पेज 107 का फर्स्ट पैराग्राफ, डीएनए रेप्लिकेशन। देखो जरा एक बार, 106 की आखिरी के 2 शब्द और 107 का फर्स्ट पैराग्राफ। 106 के आखिरी के 2 शब्द इट इज, और 107 का फर्स्ट पैराग्राफ। आगे एक बार मैं बोल देता हूं, इसके बाद देखो क्या लिखा है, देखो ध्यान से। वहां ये लिखा है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इफ अ पीस ऑफ डीएनए needed to be propagated या बोलो multiplied during recombinant DNA procedure require a vector। अगर किसी डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपी बनाना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर के दौरान तो वेक्टर चाहिए। क्यों? क्योंकि वेक्टर प्रोवाइड करेगा ओराई साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पढ़ के देखो 107 का फर्स्ट पैराग्राफ, यही लिखा है, बहुत पहले से पेंडिंग था ये। मैंने बोला भी था कि जब बायोटेक में पहुंचेंगे तो समझाऊंगा। पिछले क्लास में माइनर की तैयारी करने गया था, फिर तबीयत खराब थी। अच्छा हाँ,
हाँ, जिसके पहले ही कहा बोली थी। नहीं भाई देखो, बीमार नहीं पड़ो, ठीक है, चलो आ जाओ। समझ में आ गया वो क्या लिखा था? अब वापस आओ ध्यान से, अब सब बंद करो और ध्यान से सुनो। एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अ गुड क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। 3 प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं। पहली प्रॉपर्टी है प्रेजेंस ऑफ ओराई साइट, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। अब सुनो, अ गुड क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव ओराई साइट सो दैट इट कैन रेप्लिकेट। जब खुद रेप्लिकेट करेगा तो साथ में डिजायर्ड जीन को भी रेप्लिकेट कराएगा। क्या मैं बोल सकता हूं ओराई साइट इंक्रीजेस द कॉपी नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन? कॉपी नंबर डिजायर्ड जीन की 1 कॉपी थी डिजायर्ड जीन की, अब 2 कॉपी हो गई डिजायर्ड जीन की। तो किसने बढ़वाया? ओराई साइट ने। मतलब जीन क्लोनिंग, मतलब मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन कौन बनाता है? ओराई साइट। कई बार क्वेश्चन आ जाए डिजायर्ड जीन की कॉपी नंबर कौन कंट्रोल करेगा? ओराई साइट। सही है, एक तगड़ी लाइन। देखो एनसीईआरटी कहती है कि बैक्टीरिया में नेचुरली कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया में नेचुरली कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनकी 1 या 2 कॉपी होती है। एक बैक्टीरिया सेल में 1 या 2 कॉपी होता है प्लाज्मिड का। ऐसे प्लाज्मिड को मैं कहता हूं लो कॉपी नंबर वाला प्लाज्मिड। मतलब एक सेल में 1 या 2 कॉपी ही है, तो ये लो कॉपी नंबर वाला प्लाज्मिड है। मुझे ऐसा प्लाज्मिड नहीं यूज करना है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी होते हैं जिनकी एक ही सेल में 15 से 100 कॉपी होती है एंड मे इवन गो हायर। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनकी एक ही सेल में 15 से 100 कॉपी होती है एंड मे इवन गो हायर। एनसीईआरटी है। ऐसे प्लाज्मिड को बोलता हूं मैं हाई कॉपी नंबर। मैं ऐसा प्लाज्मिड यूज करूंगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी तक आप क्या जानते हो कि जितनी देर में ई कोलाई 1 से 2 हुआ उतनी देर में ये भी 1 से 2 हुआ, तो दोनों सेल में 1 कॉपी चला गया। नहीं, मुझे ऐसा प्लाज्मिड नहीं चाहिए। मुझे ऐसा प्लाज्मिड चाहिए जिसका ओराई साइट हो हाईली हाईली एटी रिच। हाईली एटी रिच होने से वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, जितना ज्यादा एटी रिच होगा ओराई साइट उतना जल्दी जल्दी खुलेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन उतना जल्दी जल्दी होगा। मुझे ओराई साइट चाहिए बहुत ज्यादा एटी रिच वाला, ताकि जितनी देर में ई कोलाई 1 से 2 बने उतनी देर में इस पूरे डीएनए की कॉपी 1 से 2 हो जाए, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। जितनी देर में इक्वलाई 1 से 2 हुआ उतनी देर में ये 128 कॉपी हो गया, ताकि जब 2 सेल बने दोनों में 64 कॉपी रिकम्बिनेंट डीएनए को। 64 कॉपी रिकम्बिनेंट डीएनए मतलब हर सेल में 64 कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन है कि नहीं? ऐसा वाला चाहिए मुझे। ओराई साइट कैसा वाला चाहिए? हाई कॉपी नंबर वाला। मतलब ओराई साइट होना चाहिए हाईली 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 एटी रिच। मतलब ओराई साइट जल्दी जल्दी खुले। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा एटी होगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उतना जल्दी जल्दी डीएनए खुलेगा, रेप्लिकेशन उतना जल्दी होगा। और इतना जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करे कि जितनी देर में इक्वलाई 1 से 2 हो ये 1 से 128 हो जाए, ताकि हर सेल में 64 कॉपी हुआ ना। पर सेल ढेर सारी कॉपी डिजायर्ड जीन की, हाई कॉपी नंबर ऐसा चाहिए। सर फायदा क्या होगा उससे? मान लो इकोलाई 1 से डिवाइड कर करके 1 करोड़ हो गई, इकोलाई डिवाइड कर करके 1 से 1 करोड़ हो गई, और हर इकोलाई में 64 कॉपी है इंसुलिन जीन की। डिजायर्ड जीन की हर सेल में 64 कॉपी है। मतलब इंसुलिन जीन मान लो, डिजायर्ड जीन 64 कॉपी। तो 1 करोड़ इकोलाई अगर बन गई तो इंसुलिन जीन की 64 करोड़ कॉपी हो गई। अब सोचो 64 करोड़ कॉपी इंसुलिन जीन की कितना सारा इंसुलिन बनाएगी। समझ गए? ऐसा चाहिए। तो ये तीसरी लाइन ओराई साइट की सुन। ओराई साइट मस्ट सपोर्ट हाई कॉपी नंबर so as to produce numerous copies of desired gene in a host cell। एक ही होस्ट सेल में डिजायर्ड जीन की ढेर सारी कॉपी हो जाए।
ऐसा चाहिए और आई साइड। भेजे में गई बात। 3 पॉइंट लिखो प्रेजेंस ऑफ, और आगे एक लाइन तो लिखो, जहां पर से छोड़ा था वहीं पर अगली लाइन लिखो। अ गुड क्लोनिंग वेक्टर, अ गुड क्लोनिंग वेक्टर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अरे एनिमल ब्रीडिंग को कहते हैं, वो चैप्टर है ना, स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स वाला एनिमल ब्रीडिंग, उसी को डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बोल देते हैं, और प्लांट ब्रीडिंग डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। तो एनिमल ब्रीडिंग तो सर पढ़ाएंगे, बैक यूनिट। तो कुछ गलती से लिख किया होगा, हो सकता है कुछ हो। नहीं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज एनिमल ब्रीडिंग, और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट इज प्लांट ब्रीडिंग। उस चैप्टर के 2 हिस्से हैं, एनिमल वाला और प्लांट वाला। एनिमल वाला सर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, और प्लांट वाला मैं पढ़ाऊंगा बाद में। प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, 2 हिस्से हैं, 2 लोग मिलकर एक चैप्टर खत्म करेंगे। अच्छा सुनिए, अभी लिखो, अ गुड क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। A good cloning vector must have following properties. A good cloning vector must have following properties. पहला, presence of ori site. पहला, presence of ori site. Presence of ori site. और इसमें लिखो 3 पॉइंट मैंने बोले। पहला पॉइंट लिखे प्रेजेंस ऑफ ओराई साइट के अंदर, अ गुड क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव ओराई साइट। अ गुड क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव ओराई साइट so that it can replicate. A good cloning vector must have orai site so that it can replicate. A good cloning vector must have orai site so that it can replicate. सही है। दूसरा पॉइंट, orai site increases the copy number of desired gene. Orai site increases the copy number of desired gene. Increases the copy number of desired gene. ब्रैकेट में लिख दो जीन क्लोनिंग, कॉपी नंबर बढ़ना, डिजायर्ड जीन का मतलब जीन क्लोनिंग। इंक्रीजेस द कॉपी नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन, ब्रैकेट में लिखो जीन क्लोनिंग। लास्ट पॉइंट, ओराई साइट मस्ट सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। ओराई साइट मस्ट सपोर्ट हाई कॉपी नंबर so as to produce, orai site must support high copy number so as to produce numerous copies of desired gene, so as to produce numerous copies of desired gene in a host cell, so as to produce numerous copies of desired gene in a host cell. Numerous copies of desired gene in a host cell. एक ही सेल में ढेर सारी कॉपी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब ओराई साइट हाई कॉपी नंबर वाला होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा 80 रिच होना चाहिए, ताकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फटाफट टूटेंगे तो डीएनए जल्दी खुलेगा, तो रेप्लिकेशन जल्दी होगा। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी की हेडिंग डाल दो। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? प्रेजेंस ऑफ ओराई साइट। दूसरी प्रॉपर्टी है सेलेक्टेबल मार्कर, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक, अब सुनिए, देखो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है। देखो, हम तो फटाफट बोल देते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, होस्ट सेल में डाल दिया। और डीएनए डालना किसी सेल में आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर डीएनए को सेल में डालना है, डीएनए इज ओवरऑल हाइड्रोफिलिक,
तो डीएनए को सेल में भेजने के लिए सबसे बड़ा बैरियर पार करना है सेल मेम्ब्रेन। डीएनए ओवरऑल क्या है? हाइड्रोफिलिक, और सेल मेम्ब्रेन में हाइड्रोफोबिक लिपिड। तो हाइड्रोफिलिक डीएनए आसानी से नहीं पार करेगा डीएनए को, सेल को नहीं पार कर पाएगा, सेल मेम्ब्रेन को। मान लो 1000 डीएनए मैंने तैयार कर लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1000 तैयार किए, 1000 बैक्टीरिया रख दिए, बोला डीएनए जा भाई, ऐसे तो जाएगा ही नहीं, जुगाड़ करेंगे, मतलब इसको तड़पा डालेंगे कि तू डीएनए ले, नहीं तो ये हालत है। पढ़ेंगे, पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इसके बाद भी 1000 में से 10-20 बैक्टीरिया ही डीएनए ले पाएंगे। पूरा मेथड पढ़ेंगे, डीएनए कैसे बैक्टीरिया में डालेंगे, प्लांट सेल में कैसे, एनिमल सेल में, सब पढ़ेंगे। बड़े मुश्किल से डीएनए जाता है। तो डीएनए हर सेल में नहीं जाएगा, हजारों सेल में से 10-20 बैक्टीरिया में ही डीएनए जाएगा। तो अब तो एक नया काम पड़ गया, उस सेल को ढूंढो जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया, क्योंकि जिस सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया वही सेल तो डिजायर्ड जीन लेके रखा है, और वही सेल हमारे काम की है। तो सेलेक्टेबल मार्कर इसमें मदद करते हैं। दे हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट सेल दैट हैज टेकन अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये मदद करेंगे उस सेल को ढूंढने में जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया। कैसे, ये अभी नहीं बताऊंगा, और आने वाली 2 क्लास भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद वाली जो क्लास होगी उसके शुरुआत में ही बताऊंगा। मतलब प्रोसेस के अंदर स्टेप नंबर 7 आएगा, प्रोसेस के अंदर स्टेप 7 में सब क्लियर होगा। 2 बार बोर्ड भरूंगा स्टेप 7 के लिए, और तब बताऊंगा, देख लो अब कि कैसे सेलेक्टेबल मार्कर मदद करता है उस सेल को ढूंढने में जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है। मतलब ये कॉन्सेप्ट अभी के लिए पेंडिंग हो गया, दिमाग में रखना कि सर ने बोला था सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से हम ढूंढेंगे वो सेल जिसके अंदर डीएनए गया है। कैसे, वो देखेंगे स्टेप 7 में। अच्छा, सेलेक्टेबल मार्कर के एग्जाम्पल, सेलेक्टेबल मार्कर के 2 तरह के एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सेलेक्टेबल मार्कर का एक एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जैसे कि एग्जाम्पल एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जिसे शॉर्ट में हम एम्प आर कहेंगे, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। दूसरा एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जिसे शॉर्ट में हम टेट आर कहेंगे। कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन, कैन आर कहेंगे इसे। एक है क्लोरेम्फेनिकोल रेजिस्टेंस जीन, सब एंटीबायोटिक है। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी है तो फिर तो याद करना ही पड़ेगा, CHLR। एक एग्जाम्पल सेलेक्टेबल मार्कर का ये है। दूसरा एग्जाम्पल है कोई जीन जो एंजाइम बनाती हो, कोई जीन जो एंजाइम बनाती हो, और इसका एग्जाम्पल है लैकोपेरॉन की लैक जेड जीन। अरे वही जीन जो बनाती है बीटा गैमाइडेज एंजाइम। तो सेलेक्टेबल मार्कर में या तो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लेते हैं या फिर लैगजेड जीन लेते हैं, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाली जीन लेते हैं। इन्हीं जीन की मदद से हम ढूंढेंगे वो सेल जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया। प्रोसेस के अंदर स्टेप 7 में पता चलेगा, ठीक है, ओके। और सुनो, नॉर्मल जो इकोलाई होती है ना, उसमें इनमें से कोई जीन नहीं होती है, किसी भी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस जीन नहीं होती नॉर्मल इकोलाई में। मतलब अगर इकोलाई, नॉर्मल इकोलाई को ये दे दोगे एंटीबायोटिक तो इकोलाई मर जाएगा, समझ रहे हैं। अभी तो फिलहाल ये कि ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, इन्हीं की मदद से हम ढूंढेंगे वो सेल जो जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है। कैसे क्या होगा वो प्रोसेस के अंदर आएगा। तो सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर पहले एक लाइन लिखो, फिर ये सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर एक लाइन लिखें, it help in identification of host cell
It help in identification of host cell. It help in identification of host cell that has. It help in identification of host cell that has taken up. Identification of host cell that has taken up recombinant DNA. That has taken up DNA. That has taken up recombinant DNA. सही है? ओके इसके बाद ये एग्जांपल लिख लो सेलेक्टेबल मार्कर के। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में ज्यादा नहीं सोचिएगा, प्रोसेस के अंदर बता दिया जाएगा। ये लिखकर तीसरी प्रॉपर्टी हेडिंग डाल देना, फिर बताता हूं तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग साइट्स या रेस्ट्रिक्शन साइट्स या रिकॉग्निशन साइट्स। रेस्ट्रिक्शन साइट का ही तो दूसरा नाम मैंने रिकॉग्निशन साइट दिया था। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, AMPICILLIN, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल। ठीक है, चलिए आ जाइए। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग साइट्स या रेस्ट्रिक्ट रिकॉग्निशन साइट्स। अब इसके बारे में देखते हैं। ओके अब सुनिए, देखो भाई इधर देखें, ये वेक्टर है प्लाज्मिड। मान लो यहां पर ईक और फस से कटने की साइट है, मतलब वो GATTC वाला एरिया, राइट। ए है, इसके दाएं बाएं ईक और 1 एंजाइम से कटने की साइट है। याद है आपको
जिस जीन को ट्रांसफर करना चाह रहे हो और वेक्टर को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। ओके, तो जब इस जीन ए को डालना होगा कॉर1 एंजाइम से काटेंगे, इसे भी कॉर1 एंजाइम से काटेंगे, तो ये सर्कल ऐसे खुल जाएगा स्टिकी एंड, और इसमें भी स्टिकी एंड आ जाएंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे डीएनए लाइगेज से, बन गया रिकॉम्बिनेंट। तो डिजायर्ड जीन को आपने कहां पर डाला? वेक्टर में, रेस्ट्रिक्शन साइट वाले एरिया पे, इसको यहीं पर तो डाला। तो रेस्ट्रिक्शन साइट के अंदर ही हमने डिजायर्ड जीन डाला क्लोनिंग के लिए। तभी तो क्लोनिंग साइट की डेफिनेशन क्या लिख रहा हूं मैं? साइट ऑफ वेक्टर वेयर डिजायर्ड जीन इज इंसर्टेड। क्लोनिंग साइट क्या है? वो जगह वेक्टर की जहां पर डिजायर्ड जीन फिट कर रहा हूं। तो डिजायर्ड जीन कहां फिट कर रहा हूं? रेस्ट्रिक्शन साइट वाले एरिया में। तभी तो रेस्ट्रिक्शन साइट को मैं क्लोनिंग साइट कह रहा हूं। समझ रहे हैं? डिजायर्ड जीन को कहां डालोगे वेक्टर में? रेस्ट्रिक्शन साइट वाले एरिया में। काटोगे तो ये सर्कल खुल जाएगा यहां पर, यहीं पर डिजायर्ड जीन फिट करोगे। तो डिजायर्ड जीन कहां फिट कर रहे हो? रेस्ट्रिक्शन साइट में। तो रेस्ट्रिक्शन साइट को ही क्या बोल दिया मैंने? क्लोनिंग साइट। अच्छा देखो, एक जीन ए है जिसके दाएं बाएं ई कॉर1 से कटने की साइट है। एक जीन बी है जिसके दाएं बाएं बाम एच फर्स्ट एंजाइम से कटने की साइट है। एक जीन सी है जिसके दाएं बाएं सेल फर्स्ट एंजाइम से कटने की साइट है। मुझे लैब में आज बोला गया कि जीन ए की क्लोनिंग कराओ, तो मैंने जीन ए और इस वेक्टर को ई कॉर्पस से कट कर दिया, तो और खुल गया ये सर्कल, जीन ए फिट कर दी, बात खत्म हो गया, क्लोनिंग करा लो। लेकिन कल बोला गया जीन बी क्लोन करो। जीन बी के दाएं बाएं तो ई कॉर्बन से कटने की साइट नहीं, याद है? दोनों को सेम एंजाइम से काटना पड़ेगा। बाम H1 की तो साइट ही नहीं है, तो ये वेक्टर किसी काम का नहीं। ना जीन बी की क्लोनिंग करा सकता, ना जीन सी की। तो मुझे ऐसा वेक्टर नहीं चाहिए जिसमें एक एंजाइम से कटने का साइट हो। मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जिसमें ई कॉर्बन से कटने की भी साइट हो, बाम H फर्स्ट से भी कटने की साइट हो, सेल फर्स्ट से कटने की साइट हो, हिंड थर्ड से कटने की साइट हो, मतलब कई एंजाइम से कटने की साइट हो, ताकि मुझे जब जीन ए को क्लोन करने को आज बोला गया तो दोनों को ई कॉर्बन से काटूंगा तो स्टिकी एंड आ जाएंगे, जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दूंगा। लेकिन कल मुझे जीन बी क्लोन करने के लिए बोला गया तो इसी वेक्टर को आज बाम H1 से काटूंगा और जीन बी को भी बाम H1 से कट करूंगा, तो स्टिकी एंड आएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। कल मुझे बोला गया जीन सी क्लोन करो, तो यहाँ सेल फर्स्ट से काटूंगा तो ये सर्कल यहां से खुलेगा, ये भी कट करो और यहां पर जोड़ दो। मतलब कैसा वेक्टर होना चाहिए जिसमें कई एंजाइम की साइट हो, ताकि मैं एक ही वेक्टर की मदद से कई तरह की जीन की क्लोनिंग करा सकूं। क्या कहते हो? हिंदी में ही सुनते रहो। एक वेक्टर में कई एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, लेकिन हर एंजाइम के लिए केवल एक साइट होना चाहिए। लेकिन हर एंजाइम के लिए केवल एक साइट होना चाहिए, नहीं वेक्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मतलब देखो जरा, मान लो आपका वेक्टर ऐसा है, GATTC यहां पर है और GATTC यहां पर भी है। आपको जीन ए की क्लोनिंग बोली गई, आपने ई और इसे काटा, और इसे काटा तो ये तो दो जगह से कट गया। ई कॉर्बन की साइड यहां पर है, यहां भी कटा, यहां भी ई कॉर्बन की साइड यहां भी कटा, तो वेक्टर का एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर, तो डिजायर्ड जीन कहां फंसा हो गया? कहीं नहीं, वेक्टर के टुकड़े हो गए। होना क्या चाहिए? सिर्फ एक ही साइट होता तो ये एक जगह से सर्कल खुलता तो ऐसे हो जाता, डिजायर्ड जीन आराम से फिट कर देता। लेकिन ये तो दो टुकड़े हो गया, तो डिजायर्ड जीन फंसाने की बात ही खत्म, इन वेक्टर को इसके टुकड़े ही समेट लो आगे। इंग्लिश में बोल देता, अ गुड क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्ट फॉर many restriction enzyme, but only one site for each restriction enzyme. Otherwise, vector will get fragmented. Vector के टुकड़े हो जाएंगे। और एक ऐसा वेक्टर जिसमें कई एंजाइम से कटने की साइट है, ऐसे वेक्टर को मैं कहता हूं लिंकर। पॉलीलिंकर क्यों बोला? क्योंकि अगर एक किसी वेक्टर में कई एंजाइम की साइट है तो उसमें मैं कई तरह की जीन को लिंक कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं फॉर क्लोनिंग। तो जिस वेक्टर में कई एंजाइम के लिए साइट, उसे क्या बोलोगे? पॉलीलिंकर। बात समझ में आई? तो चलिए 2 पॉइंट लिख लेते हैं। पहले तो क्लोनिंग साइट का मतलब लिख दो, साइट ऑफ वेक्टर जहां डिजायर्ड जीन फिट करते हैं।
फिर इसके बाद 2 लाइन लिखा देता हूं। तो पहली लाइन लिखें क्लोनिंग साइट में अब, अ गुड क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव, अ गुड क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव, a good cloning vector should have restriction site for, a good cloning vector should have restriction site for many, a good cloning vector should have restriction site for many restriction enzyme, should have restriction site for many restriction enzyme, but only one restriction site, but only one restriction site, but only one restriction site for each restriction enzyme, but only one restriction site for each restriction enzyme, but only one restriction site for each restriction enzyme. Otherwise vector will get fragmented. Otherwise vector will get fragmented. Vector के टुकड़े हो जाएंगे. Otherwise vector will get fragmented. हर कई एंजाइम के लिए साइट होना चाहिए, लेकिन हर एंजाइम के लिए सिर्फ एक साइट होना चाहिए. एक लाइन और लिख दो. कई एंजाइम की साइट जिसमें हो उसे पॉलीलिंकर कहेंगे. लिख लीजिए, a vector with restriction site for, a vector with restriction site for many restriction enzyme, a vector with restriction site for many restriction enzyme is called, for many restriction enzyme is called polylinker. ये बोर्ड में लिख दिया, is called polylinker, is called polylinker. ठीक है. तो देखो, वेक्टर डीएनए की प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, लेकिन अब बारी आती है, अभी तक आप वेक्टर के नाम पर क्या जानते हो? प्लाज्मिड. जबकि वेक्टर तो कई तरह के हो सकते हैं. इसलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर. यही मेरी हेडिंग है, एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, जिसमें पहला एग्जाम्पल तो मैं वही लूंगा जो आप जानते हो, प्लाज्मिड. तो आगे प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं. ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर के. ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, और जैसे एग्जाम्पल खत्म होगा सेकंड टूल पूरा हो जाएगा और थर्ड टूल आ जाएगा डिजायर्ड जीन. चौथा होस्ट सेल है, तीसरा डिजायर्ड जीन आ जाएगा. अच्छा सुनिए, अब प्लाज्मिड सुनिए. सबसे कॉमन क्लोनिंग वेक्टर जो यूज होता है वो कौन सा है? प्लाज्मिड. देखो, बैक्टीरिया के पास ना खुद का न्यूक्लियर डीएनए तो है ही है, कुछ और डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है, इसे बोलते हैं प्लाज्मिड. तभी तो मैं प्लाज्मिड को लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, मतलब इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट. किससे इंडिपेंडेंट होकर? न्यूक्लियोइड डीएनए. मतलब न्यूक्लियोइड डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं, इसे रेप्लिकेट करना है अपना कर लेगा. तो ये इंडिपेंडेंट, किससे इंडिपेंडेंट होकर रेप्लिकेट करेगा? न्यूक्लियोइड डीएनए से. क्लियर? प्लाज्मिड के कुछ एग्जांपल बता दूं. देखो, प्लाज्मिड के अगर एग्जांपल जानने हैं तो एक एग्जांपल है जैसे पीबीआर 322, पीबीआर 325, 327, तो बहुत है. पीयूसी 18, पीयूसी 19, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड. ये कुछ प्लाज्मिड के एग्जाम्पल हैं, जिनमें से पहले दो, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड और बी आर स्टैंड फॉर जिन्होंने तैयार किया है. इसको तैयार किया है बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज. बॉलीवर और रॉड्रिगेज ने तैयार किया था, इसलिए पीबीआर. और ये नंबर तो रैंडम कुछ भी दे देते हैं, पीबीआर 325, 322, 327, कुछ भी. अच्छा, पीयूसी में
P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, यूसी जहां तैयार किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ छपरा नहीं, कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। अब हाँ भाई, कोई कुछ भी सोच सकता है। अब सुनो, ये जितने भी ये चार है ना ऊपर के, एक्चुअली ये नेचुरल प्लाज्मिड थे। बैक्टीरिया में ये नेचुरल प्लाज्मिड थे, फिर जरूरत के हिसाब से इन्हें आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया गया। थे तो नेचुरल, लेकिन बैक्टीरिया से निकालने के बाद इन्हें आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया गया जरूरत के हिसाब से। इसलिए इन चारों को मैं बोलता हूं आर्टिफिशियली मॉडिफाइड प्लाज्मिड, आर्टिफिशियली मॉडिफाइड प्लाज्मिड। इनका यूज तब करेंगे, इनका यूज तब करेंगे जब जीन ट्रांसफर करना हो बैक्टीरियल सेल में। यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। अगर जीन किसमें डालनी है, बैक्टीरियल सेल में, तो ये वाले यूज करेंगे। ये जो टीआई और आरआई प्लाज्मिड है, ये आर्टिफिशियली मॉडिफाइड नहीं है, ये नेचुरल प्लाज्मिड है। ये नेचुरल प्लाज्मिड है। कहां से निकाले जाते हैं? ये निकाले जाते हैं एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरिया, इससे निकाला जाता है। और इसका यूज तब किया जाएगा जब जीन ट्रांसफर करना हो डाइकॉट प्लांट में। जब जीन ट्रांसफर करना हो डाइकॉट प्लांट सेल्स में, तब इसका यूज किया जाएगा। हमें यह भी याद रखना कौन कहां जीन ट्रांसफर करने में मदद करेगा। ऊपर के चार बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर में मदद आएगा, और अब बॉटम के टू जो हैं वो डाइकॉट प्लांट में जीन डालनी है तब काम आएंगे। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, इनके बारे में नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात होगी, और बहुत जल्दी होगी, देखेंगे काफी सारी बातें होगी इसकी। लेकिन अभी फिलहाल आपकी एनसीईआरटी ने पीबीआर 322 की फोटो बनाई है पेज 199, तो वो फोटो देख लो। एक बार मैं भी बना देता हूं, वो एनसीईआरटी में ही रहेगा, वो आपको नहीं बनाना है, लेकिन याद जरूर रखना है, लेबलिंग आ सकती है। पेज 199 में इधर देख लें सभी, देखो एनसीईआरटी में ये ऐसे कुछ बना है। ये है पीबीआर 322, इसमें यहां पर है ओराई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां पर है आरओपी साइट। अब ये आरओपी साइट क्या करता है? ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन या एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। अरे प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन या एंजाइम चाहिए वो बनाने का काम कौन करेगा? आरओपी। लिखा है एनसीईआरटी में, डायग्राम के जस्ट नीचे जो थ्योरी होती है ना, उसमें नीचे देखना लिखा है कि आरओपी बनाता है प्रोटीन या एंजाइम इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। लिखा है, मार्क करके रखना, ठीक है। अरे आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हो, उल्टा पढ़ो ना इसको, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन बनाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला था ना वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, तो पीबीआर 322 में दो सेलेक्टेबल मार्कर है। पीबीआर 322 में दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एक है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन और इधर है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इधर एम्पार जीन है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इधर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है टेटार। और इतना ही नहीं याद रखना है, यह भी याद रखना है कि एम्पार जीन में यहां पर पीएसटी फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट है, और इसके ऊपर पीबीयू फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट है, और आरओपी में पीबीयू सेकंड से कटने की रेस्ट्रिक्शन साइट है। मतलब ऐसे याद रखना होगा, एम्पायर में नीचे की तरफ पीएसटी फर्स्ट, ऊपर की तरफ पीबीयू फर्स्ट और नीचे की तरफ पीबीयू सेकंड।
और टेटार में BS, यहां पर बाम H फर्स्ट से कटने की साइट है, यहां पर सेल फर्स्ट एंजाइम से कटने की साइट है, और 3 साइट यहां पर अलग से है। ईकॉर फर्स्ट से कटने की साइट है, क्लाव फर्स्ट से कटने की साइट है, और हिंड थर्ड से कटने की साइट है। कुल कितनी एंजाइम की साइट हो गई? 8 एंजाइम की, है ना? होती तो लगभग 20 एंजाइम की साइट है, लेकिन एनसीईआरटी को पता है आपसे नहीं हो पाएगा, इतना ही कर पाना है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 8 बताए हैं। तो ये 8 कम से कम करना है याद। या तो लेबलिंग आएगी, या तो पूछ लेगा एम पार में कौन कौन से एंजाइम की साइट है, PSC फर्स्ट, PBU फर्स्ट। टेटार जीन में कौन से एंजाइम की साइट है, बाम-H फर्स्ट और सेल फर्स्ट। ये डायग्राम पूरी तरह से लेबलिंग सहित याद होना चाहिए। PBR 322 का डायग्राम है ये, सही है? PBR 322 का। क्लियर है मेरी बात? इसे मैं यहां से हटा रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये एनसीईआरटी में बना हुआ है एज इट इज। तो देखो, पहला वेक्टर था प्लाज्मिड, एक और देखो, दूसरा वेक्टर है, ध्यान से, दूसरा वेक्टर है लैम्डा फेज, वायरस है, बैक्टीरियोफेज है। इसका यूज करते हैं जब जीन ट्रांसफर करनी हो बैक्टीरियल सेल में। जब बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर करना हो तब ये यूज होगा। लैम्डा फेज के डीएनए में कुछ खास बात होती है। क्या खास होता है वो देखो। इसके डीएनए में इधर सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया है, इधर भी सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया है। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया है इसे स्टिकी या कोहेसिव साइट कहेंगे, स्टिकी या कोहेसिव साइट कहेंगे। शॉर्ट में कहेंगे कॉस साइट। स्टिकी साइट या कोहेसिव साइट को क्या बोलेंगे? कॉस साइट। इसका डीएनए अपने आप में यूनिक है। क्या यूनिक है? ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया है ना, यहाँ 12 बेस है, इधर भी 12 बेस। और मजे वाली बात है कि इधर के 12 और इधर के 12 बेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब कभी भी आप इसे फोल्ड करके लाओ, यहां रखो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और ये डीएनए सर्कुलर हो जाएगा। समझ रहे हो? 12 बेस इधर है, 12 उधर है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसे अगर फोल्ड करके यहां ले आए आप, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन के सर्कुलर हो सकता है। समझ गए? तो क्या लिखूं लैम्डा फेज के बारे में? लैम्डा फेज के बारे में लिख देता हूं कि इट हैज 12 unpaired bases, 12 unpaired bases on both the ends, दोनों एंड्स पर 12-12 बेस है, बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, 2 वेक्टर हो गए एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल हमने तैयार किया है कॉस्मिड। इसका यूज हम करेंगे फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। किसमें ट्रांसफर करने के लिए? बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर के लिए यूज करेंगे। ठीक, अच्छा, बनाया कैसे? इधर देखो जरा। अरे कुछ नहीं, लैम्डा फेज का वो जो कॉस साइड था ना, वो निकाल लो यहां से और उसे जोड़ दो प्लाज्मिड के साथ। क्या निकाला? अरे ये 12 बेस ये और 12 बेस ये दोनों निकाल लो और एक प्लाज्मिड में डाल दो उसको। तो लैम्डा फेज का कॉस साइड किसके साथ जोड़ दिया? प्लाज्मिड के साथ। तो कॉस साइड प्लस प्लाज्मिड हो गया कॉस्मिड। किसमें जीन ट्रांसफर के लिए यूज होगा? बैक्टीरियल सेल। इसी तरह हम कुछ वायरस का भी यूज करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए, ये भी वेक्टर है। प्लांट एंड एनिमल वायरसेस। अगर आपको प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है तो आप यूज कर सकते हैं कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस, जिसे शॉर्ट में कह रहा हूं CAMP। किस काम में आएगा? फॉर जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल। किसमें जीन ट्रांसफर करनी है? प्लांट सेल्स में। तो इसका यूज आप कर सकते हैं, प्लांट सेल्स में जीन ट्रांसफर के लिए इसका यूज कर सकते हैं।
फॉर जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल्स। ठीक है, इसी तरह अगर एनिमल में जीन डालना है या ह्यूमन में डालना है तो रेट्रोवायरस यूज कर सकते हैं फॉर जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल्स। क्या यूज करोगे? रेट्रोवायरस। ठीक है, इसी तरह कुछ हमने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाए हैं, कुछ हमने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाए हैं। चलो देख लो क्या क्या बनाया है। हमने बनाया है BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसका यूज करते हैं अगर हमें जीन ट्रांसफर करना हो फॉर प्लांट सेल्स। अगर जीन ट्रांसफर करना हो बैक्टीरिया में, फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल, तो BAC यूज करेंगे। और अगर ईस्ट में ट्रांसफर करना है तो हम यूज करते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसलिए फॉर जीन ट्रांसफर इन ईस्ट सेल्स। और हमने एक और बनाया है, क्या? MAC, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर जीन ट्रांसफर करना हो मैमेलियन सेल में तो इसका यूज करते हैं फॉर जीन ट्रांसफर इन मैमेलियन सेल्स। ये सब वेक्टर के एग्जाम्पल हैं, मैमेलियन सेल्स। और एक और है जो नहीं बताना चाहिए लेकिन फिर भी बता रहा हूं, उसकी वजह है ना बताऊं ना, NCERT के 2nd चैप्टर में है तो मुझे क्या बताना है नहीं बताना है, सब फिक्स है। हाँ, ये थोड़ी ना आप बोलोगे ना बताओ तो मैं नहीं बताऊंगा। अब क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर बोलेंगे सर आपके बताया हुआ एक क्वेश्चन नहीं बना हमसे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप कुछ ना दिमाग लगाए, आप तो सिर्फ पढ़ने में दिमाग लगाए। इतना बता दिए, इतना पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे सर पटक के पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ना है। अच्छा सुनो, 6th है ट्रांसपोजॉन्स या जंपिंग जीन्स। ये जंपिंग जीन्स को डिस्कवर किया था बारबरा मिक क्लिंटॉक ने मेज में। इनका जेनेटिक्स में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इनका जेनेटिक्स में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कि इन्हें लेडी मेंडल कहा जाता है। मेंडल जी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे लेडी सिंघम वैसे लेडी मेंडल। ठीक है, नाम ही बता रहा है जंपिंग जीन्स। मतलब ये ऐसी जीन है जो इधर उधर भागती रहती है। इधर देखो, जंपिंग जीन्स, दीज जीन्स, इधर इधर बातें नहीं, these genes can move from one position to other on same chromosome और डिफरेंट क्रोमोसोम। ये ऐसी जीन है जो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम भी जा सकती है। मतलब कुछ ऐसा है इनके बारे में। देखो, ये 2 क्रोमोसोम है, जंपिंग जीन अभी यहां है, जीन यहां पर है, जंपिंग जीन। इंटीग्रेज नाम की एक एंजाइम होती है, इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से ये कट के यहां से अलग होगा और यहां पर कट करके यहां लग जाएगा, इस एरिया काटेगा, यहां जुड़ जाएगा। इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से। जरूरी नहीं है सेम क्रोमोसोम पर जंप करे, हो सकता है दूसरे क्रोमोसोम पर जंप करके लग जाए। तो इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से ये जीन अपना पोजीशन बदल सकता है, तभी तो नाम है जंपिंग जीन्स। इधर उधर भागती रहती है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, जब इधर भाग रही है ये, इनके साथ डिजायर जीन भी चिपका दो, जहां जहां ये भागेंगी साथ में डिजायर जीन भी पहुंच जाएगा। समझ गए? सो दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज वेक्टर। एक बात और, कौन सा वेक्टर यूज करें, ये हर वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना बड़ा डिजायर्ड जीन लेके चल सकता है। जैसे मान लो डिजायर्ड जीन का साइज है, ध्यान से मान लो डिजायर्ड जीन का साइज है इतना, डिजायर्ड जीन का साइज है बस इतना, तो इतना बड़ा डिजायर्ड जीन, तो ये सर्कल है प्लाज्मा,
तो प्लाज्मिड को अगर खोलूं तो इतना बड़ा डिजायर्ड जीन तो आराम से बीच में फिट हो जाएगा, लेकिन डिजायर्ड जीन अगर इतना बड़ा है, डिजायर्ड जीन इतना बड़ा है, तो अब इतने बड़े प्लाज्मिड में तो फिट नहीं होगा, तो दूसरा वेक्टर यूज करें। मतलब कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो इतना बड़ा जीन लेके चल सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं क्या, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन दैट a vector can carry, that a vector can carry। चलो, सबसे छोटा डिजायर्ड जीन लेके चलता है प्लाज्मिड। मतलब अगर डिजायर्ड जीन का साइज है 0.5 से 8 किलो बेस, तो प्लाज्मिड आराम से लेके चल सकता है। लेकिन अगर डिजायर्ड जीन का साइज है 9 से 23 किलो बेस, तो फिर प्लाज्मिड नहीं लेके चल सकता। फिर वेक्टर यूज करना पड़ेगा लैम्डा फेज। मान लो उससे बड़ा डिजायर्ड जीन है, 30 से 45 किलो बेस लंबा है, तो फिर यूज करना पड़ेगा कॉस्मिड। मान लो डिजायर्ड जीन का साइज इससे भी बड़ा है, 50 से 300 किलो बेस लंबा है, तो फिर यूज करेंगे बीएसी। मान लो 1000 से 1000 से 2500 किलो बेस है, तो वाईएसी। और उससे भी बड़ा है तो एमएसी, मैमेलियन आर्टिफिशियल। ये जो डाटा दे रहा था मैं, ये मॉड्यूल में आपके टेबल के फॉर्म में दिया है, लेकिन आपको ये डेटा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे छोटा डिजायर्ड जीन कौन लेके चलेगा, प्लाज्मिड, उससे बड़ा लैम्डा फेज, उससे बड़ा कॉस्मिड, फिर बीएसी, वाईएसी, एमएसी। मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा वेक्टर इनमें से यूज किया जाए, किस पर डिपेंड करता है। एक, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, दूसरा नेचर ऑफ होस्ट सेल। अगर डाइकॉट प्लांट में डिजायर्ड जीन डालनी है तो टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड यूज करूंगा। बैक्टीरिया में डालना है तो अलग वेक्टर यूज करूंगा। ह्यूमन में डिजायर्ड जीन डालना है तो अलग वेक्टर यूज करूंगा। ईस्ट में डालना है तो अलग वेक्टर। तो कौन सा क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जाए, ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहला, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, दूसरा नेचर ऑफ होस्ट सेल। तो वेक्टर डीएनए जो दूसरा टूल था, इसमें ये एक लाइन रह गई है, बाकी पूरा हो चुका है। तो वो लाइन में जैसे ही आप लिखोगे इधर हटा के लिख दूंगा, और हम पहुंच गए तीसरे टूल में, डिजायर्ड जीन। याद है डिजायर्ड जीन को मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकता हूं क्या? मैंने डिजायर्ड जीन को पैसेंजर डीएनए बोला था, फॉरेन डीएनए भी बोला था, एलियन डीएनए भी बोला था। इंसुलिन जीन, मेरी इंसुलिन जीन इकोलाई के लिए क्या है, एलियन डीएनए। तो डिजायर्ड जीन को एलियन डीएनए भी पढ़ते हैं। तीसरा टूल, आगे ये सब खत्म करें। एग्जांपल्स जल्दी। हाँ भाई, किसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूज कर सकते। हाँ, लिख लें इसे सब जो भी है। लिखा, लिख लिया, ठीक है लिखो। कहानी सुना रहा है नहीं, टेस्ट में नंबर बढ़ाए घटाए, बढ़ा दिया। अच्छा, कितने नंबर बढ़े? चुप रहो, उसे को बोलने दो। ठीक है, बढ़ने दो धीरे धीरे, बस पढ़ाई करो। ये जो कुछ लोग हैं जो बातें करते रहते हैं ना, बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। होएगा? हाँ, चेक करवाऊं उधर से? किसने बोला है? हाँ, जिसने भी बोला वो सब पता चल जाता।
ध्यान दे लो, पढ़ लो। अभी अच्छा लग रहा है, अभी मजा आ रहा है, हाँ यार बढ़िया मजा आ रहा है। बाद में फिर यार ये मैंने क्या किया। जब तक आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा ना कि पढ़ना ही एक तरीका है, तब तक कैसे उद्धार होगा। ये ऐसे बैठे, ऐसे इसलिए आ जाते हैं कि कुछ लोग कि चलो यार टाइम पास नहीं हो रहा है रूम में, चलो टाइम पास करके आते हैं। थोड़ा बहुत और कितना बुरा बुरा हो सकता है पढ़ाई लिखाई में वो देख के आते हैं। अब क्या रह गया, इधर लिख रहा है बड़ा जल्दी पहुंच गया, उधर का समझ लिया, ले भाई लिख, लिख के फ्री हो फिर कुछ पूछो, जल्दी लिखो ना, नहीं जल्दी लिखो। जल्दी कंप्लीट करें, प्लाज्मेट वाला पार्ट खत्म करें आगे, मतलब प्लाज्मेट लैब फेज ये दोनों खत्म। उधर कहाँ कोई तीर है, तो ऊपर से लाइन ले जाना, क्या है टाइम लगा रहा है। वो एक लाइन रह रही थी ना वेक्टर वाली, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है, वो लिख दे रहा हूं। कुछ नहीं, टीआई और आरआई प्लाज्मिड में नेचुरल प्लाज्मिड है फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम और यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन डाइकॉट प्लांट सेल, बस इतना ही है वहां पर, यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन डाइकॉट प्लांट सेल्स। जल्दी खत्म करो।
और यहां पर वो एक लाइन जो पेंडिंग है वो लिख देता हूं। सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर डिपेंड्स ऑन एक तो है साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, और दूसरा है नेचर ऑफ होस्ट सेल, ये है। तो ये दूसरा वाला जो टूल चल रहा था वेक्टर डीएनए खत्म हो गया। अब हम थर्ड टूल पढ़ेंगे, दैट इज डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलो, या पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए। भाई हमारा इंसुलिन जीन ई कोलाई के लिए एलियन डीएनए है। लिख ले बोलने से अच्छा है। अच्छा बोल बोल के लिख रहा है। अच्छा अब समझ में आया। टेस्ट देने के बाद भी बोलेगा कि यार ये क्या कर रहा था मैं क्लास में, मतलब नीट देने के बाद। ठीक है भाई, चलो। ए फेंकूंगा बाहर। हाँ बीएससी वाईएससी एमएससी तो लिख लिया ना। जल्दी लिखो भाई, जल्दी करो।
पैर छू रहा, आशीर्वाद ले रहा है उसका। ले 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 ले, कभी काम आएगा। कभी कभी पढ़ाई के साथ दुआ भी काम आती है। तो माइनर तो 4 हफ्ते बाद है, ऐसे में तब तक तो आशीर्वाद डाइल्यूट हो चुका होगा है? है? 3 हफ्ते में? 4 हफ्ते में ही होता है। हाँ हाँ। तो ऐसी जीन जो इधर उधर मूव करे सेम क्रोमोसोम पर या डिफरेंट क्रोमोसोम पर भी चली जाए, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन्स। इनका वेक्टर के फॉर्म में यूज करेंगे, ये बायोटेक के नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो वहां पर समझेंगे कैसे क्या होना है। सेम क्रोमोसोम पर भी मूव कर सकते हैं और अलग क्रोमोसोम पर भी। जल्दी जल्दी, कलर पे ध्यान दो। लिख ले, जिससे उद्धार होना है। ए तू चुपचाप लिख रहा। हाँ, उसी की बात कर रहा हूं। लिखा जा नहीं रहा है, बोल रहा है? लिख लिख लिख। रुका हूं मैं, लिख लिख। ओके ओके, चलिए आ जाइए। देखो, अगला टूल, दैट इज थर्ड टूल, डिजायर्ड जीन है। डिजायर्ड जीन को मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल रहा हूं, पैसेंजर डीएनए भी बोल रहा हूं, फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए भी कह रहा हूं। डिजायर्ड जीन को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे करूं? वो जीन जिसे होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाए, उसे क्या बोलेंगे? डिजायर्ड जीन। यही तो डिफाइन किया मैंने, जीन विच इज ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट सेल, डिजायर्ड जीन है। और डिजायर्ड जीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग मेथड। 3 मेथड से हम डिजायर्ड जीन पा सकते हैं। पहला मेथड है रैंडम डीएनए मेथड। पहला मेथड इधर दिखा रहा हूं, दूसरा मेथड उधर दिखा रहा हूं। पहला मेथड है रैंडम डीएनए मेथड। थ्योरी तो लिख दिया, बाद में देखेंगे, आगे डायग्रामेटिकली समझो। रैंडम डीएनए मेथड, मान लो मुझे सेल से इंसुलिन जीन निकालनी है, सही है? क्या निकालना है? इंसुलिन जीन। तो सबसे पहले सेल से डीएनए निकालो। सेल से डीएनए निकाल लिया। अब इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करके टुकड़े कर दो, तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब इन टुकड़ों को अलग करो बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कुछ याद वाद है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओ। याद है यहां पर वेल, जहां पर डीएनए लोड करते हैं, ये जो डीएनए के टुकड़े हैं, ये जो डीएनए के टुकड़े हैं सब यहां लोड कर देंगे सारे के सारे, है ना? ये वेल है जहां पर डीएनए को लोड किया गया है। वेल इज व्हाट? डीएनए लोडिंग साइट। यही होता है ना? डीएनए सारा लोड कर दिया। और कुछ याद है? वेल की तरफ कैथोड होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड, और इधर एनोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा तो ये जो डीएनए के टुकड़े हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जब चल लेंगे तो ऐसे डीएनए के टुकड़े इतने ऐसे ऐसे आ जाएंगे, सही है?
याद है जो सबसे छोटा डीएनए का टुकड़ा है वो सबसे ज्यादा दूर चल के आया होगा, मतलब ये वाला टुकड़ा स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट है, स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट है। जितना छोटा टुकड़ा होगा उतनी ज्यादा दूर चलेगा, और जो सबसे कम दूर चला है वो पक्का लार्जेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट। लेकिन ये डीएनए बैंड अभी दिख नहीं रहे। आगे इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करो और यूवी लाइट में देखो तो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे। जब से हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया है हमें हमारी हर जीन का साइज पता है, तो ये भी पता है उससे ज्यादा है, ध्यान दे लेना। काहे को घर वालों की ख्वाबों के बैंड बजा रहा है, ध्यान दे लेना। तो सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि जब से हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा है हमें अपनी हर जीन का साइज पता है। जब हर जीन का साइज पता है तो इंसुलिन जीन का साइज पता है। अगर साइज पता है तो यह भी पता है कि वो लगभग कितनी दूर तक चल के आएगा। मतलब हमें पता है कि इंसुलिन जीन का साइज इतना है कि वो लगभग इतनी दूर तक चलेगा, इतना पता है हमें। तो जब मैं ऑरेंज कलर के बैंड देख रहा हूं तो मेरा फोकस इसी एरिया में बनने वाले बैंड पर होगा। तो ऑरेंज कलर के बैंड देख रहा था तो मैंने देखा इस एरिया में हाँ एक बैंड है, इसी बैंड में इंसुलिन जीन है। तो ऐसा करो, एक चाकू से जल है ना पीछे यहाँ, जल सहित चाकू से ये पूरा निकाल लो। तो मैंने क्या किया, ये हिस्सा कट करके बाहर निकाल लिया। तो ये रहा जल और जिसमें ये डिजायर्ड जीन है, यही तो है इंसुलिन जीन। अब जल ही तो है, जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे जल मेल्ट हो जाएगा। और भाई थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर डीएनए को कुछ नहीं होगा। जब 80-90 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तब डीएनए डीनेचर होता है। लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते जल तो था, पिघल गया, तो बचा कौन, डिजायर्ड जीन। ये मिल गई हमें इंसुलिन जीन। ये है रैंडम डीएनए। जल से डिजायर्ड जीन को निकालना, इस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन। अब डायग्राम और थ्योरी दोनों साथ में देखते हैं। पहला, डीएनए फ्रेगमेंटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोनिक, टुकड़े कर दिए। अब डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। डीएनए बैंड्स स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड एंड ऑब्जर्व्ड अंडर यूवी लाइट। किस कलर के बैंड दिखे, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखे। मैंने बोला जब से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया है हमें डिजायर्ड जीन का साइज पता है, तो ये पता है इंसुलिन जीन का साइज कितना है। साइज पता है तो ये भी पता है कि वो कितनी दूर तक चल के आए। तो जब ऑरेंज कलर के बैंड देख रहे हो उस समय देखो कि लगभग इतनी दूर तक चलेगा, इंसुलिन जीन का साइज ऐसा है। तो इसी एरिया में बनने वाले बैंड पर फोकस करो, चाकू लो, जल सहित ये हिस्सा काट के अलग कर लो। मतलब जल और उसमें डिजायर्ड जीन है, जल ही तो है, थोड़ा सा मेल्ट कर दो, जल पिघल गया, मिल गई डिजायर्ड जीन। तो जल से डिजायर्ड जीन निकालना, इसे प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन। ये है रैंडम डीएनए मेथड। रैंडम नाम क्यों, अरे पूरे सेल के डीएनए से अलग किया है तो रैंडम डीएनए मेथड। क्लियर है। डिजायर्ड जीन पाने का पहला मेथड था रैंडम डीएनए मेथड। दूसरा मेथड है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड, जिसे शॉर्ट में मैं कह रहा हूं सी डीएनए मेथड। याद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है उसे सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। मतलब यहां पर डीएनए किससे बनाया जाएगा, आरएनए से। डीएनए सिंथेसाइज किया जाएगा आरएनए से। अच्छा, जब से ये चैप्टर मैंने शुरू किया है, ध्यान से सुनो, ये दूसरा मेथड, 3 मेथड है, 2 ही बताऊंगा, ध्यान से सुनो। जब से ये चैप्टर शुरू किया है मैं एक गलत चीज लगातार फर्स्ट लेक्चर से बोलते जा रहा हूं। इस इंतजार में कोई तो शायद पकड़ पाएगा मुझे, अभी तक कोई नहीं पकड़ा। एक बार दोबारा बताता हूं, अब गलती ढूंढना, ढूंढ सको तो ढूंढो। चलो दोबारा कहानी सुनाता हूं। तेरा नाम क्या है, चश्माधारी वाले का? हाँ, अरे नहीं, हाँ तेरा, हाँ हाँ, ओए एन
EMI, नेमी। अच्छा, नेमी की पैंक्रियाज की सेल से इंसुलिन जीन निकाली, नेमी से क्या निकाला? इंसुलिन जीन निकाला इसकी सेल से। अरे एक सेल से जीन निकाल लिया तो डायबिटिक कहां, वहां ढेरों सेल है। ध्यान से सुनो, अब इंसुलिन जीन निकाल ली, प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड को और इसके इंसुलिन जीन वाले टुकड़े को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, फिर जोड़ के क्या बना लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया ई कोलाई में। ई कोलाई में इंसुलिन जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके क्या बनाएगा? इंसुलिन हार्मोन, राइट? इंसुलिन हार्मोन। जब ई कोलाई इंसुलिन हार्मोन बना लेंगे तो ई कोलाई को मार के उनसे इंसुलिन निकाल लेंगे। यही है प्रोसेस। गलती बताओ, अब बोलो। हाँ, इंसुलिन बनाएगा ना वो। हाँ बोलो, ओए दूर वालो, बोलो ज्यादा बात। हाँ कुछ बोल रहा है, थर्ड बेंच। हाँ तेरी ही बात करो, तो बोलना कुछ। मैंने बोला अच्छा तेरी सेल से इंसुलिन जीन ली और इकोलाई में डाल दिया, अब इंसुलिन हार्मोन बनेगा। तो इंसुलिन हार्मोन जब बन जाएगा, अरे भाई इकोलाई मल्टीप्लाई करेंगे, ढेरों इकोलाई हो जाएंगे, सब में इंसुलिन जीन है, सब इंसुलिन हार्मोन बनाएंगे, फिर उनको मार के इंसुलिन हार्मोन निकाल लेंगे। अब गलती ढूंढना था यहां पर। नेमी का पड़ोसी, हाँ दूसरा सामने वाला, हाँ बोल भाई। नहीं, क्यों? उससे डीनेचर से क्या, मैं उसे जला थोड़ी ना रहा हूं बैक्टीरिया को। हाँ, और इधर कौन बोल रहा है? बैठ जाओ। इधर कौन बोला? बताओ ईमानदारी से। ये बोला। हाँ चल तू बता। अरे नहीं, तेरी बात नहीं उसको। हाँ तू बता। अरे भाई तेरे सामने पीछे वाला। हाँ वो, हाँ कुछ पकड़ में आई गलती? भाई अभी तक तो ये था कि मैंने इशारा नहीं दिया था कि सर बताया होता, हम ढूंढते गलती। अब बता भी दिया फिर भी हाँ ये शायद पकड़ पाए, बोलो। हाँ, नहीं डीएनए लाइगेज से ही जोड़ा है, प्रोसेस वही है। नहीं नहीं, वो सब कुछ होगा, जो बोला वो सब होगा। हाँ, नहीं डिवाइड करेगा बच्चे, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करता है ना प्लाज्मिड, तो करेगा। नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रुको रुको, हाँ रुको, शायद बिल्कुल सही, अब पकड़ में आए। ये नेमी के इंसुलिन जीन में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है। ई कोलाई के अंदर जाकर ट्रांसक्रिप्शन से एचएनआरएनए बनेगा, और ई कोलाई में तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस ही नहीं है, तो फंक्शनल एमआरएनए इंसुलिन वाला बना नहीं। कोई दूसरी प्रोटीन बन सकती है लेकिन इंसुलिन नहीं बन सकता। ये मैं शुरुआत से बोलते आ रहा हूं, अभी भी बोला फिर भी नहीं पकड़ पाए। स्प्लाइसिंग नहीं है उसमें, तो कैसे हो जाएगा? हाँ, अगर उस नेमी की जीन को मुझे ईस्ट में डालना है तो फिर ठीक है ये मैथड, क्योंकि यूकैरियोट है, ईस्ट के अंदर जाके इंसुलिन जीन से एचएनआरएनए बनेगा, ईस्ट में स्प्लाइसिंग होगी, फंक्शनल एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन से इंसुलिन बन जाएगा। समझ रहे हो? तो इधर भी किसी ने कुछ बोला है, देखता हूं क्या। अरे नहीं भाई, चलो ओके। तो उसी के लिए ये मेथड आ रहे। अभी तक मुझे कोई मजबूरी नहीं थी अपनी गलती बताने की, लेकिन अब मजबूरी है कि गलती बताऊं, कि क्या लगातार बोलते जा रहा हूं आप नहीं पकड़ पाए। कई बैच में ऐसा होता है पहली ही क्लास में लोग पकड़ लेते हैं, कई लोग दूसरे तीसरे में बार बार ही वही बोल रहा हूं मैं। ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। अब सुनिए, अगर ईस्ट में डालना है नेमी की जीन को तो ये मेथड यूज करो, लेकिन अगर ई कोलाई में डालना है ये मेथड यूज करें। क्या करो सुनो, नेमी की इंसुलिन जीन को उसकी ही सेल में ट्रांसक्रिप्शन कर लेने दो, क्या बन गया? एच। जीन ना निकालो, ट्रांसक्रिप्शन कर लेने दो, क्या बन गया? एचएनआरएनए। स्प्लाइसिंग हो जाने दो, इंट्रॉन हट गया, क्या बन गया? फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए। ये निकालो सेल्स,
क्या निकाला उसकी सेल से? जीन नहीं, एमआरएनए। थोड़ा गौर से समझना इस प्रोसेस को। तो मैंने नेमी की सेल से इंसुलिन जीन वाला एमआरएनए निकाला 5 से 3। ये क्या है? एमआरएनए ऑफ डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन का एमआरएनए है, एमआरएनए। अब टेस्ट ट्यूब में कराओ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो क्या बनाएगा आरएनए से? डीएनए। 5 से 3 ये क्या है? एमआरएनए। आप सब जानते हैं डीएनए तो 5 से 3 ही बनेगा। तो 3 के नीचे 5, 5 से 3 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या बना दिया? डीएनए। तो आप गौर किया क्या बन गया? एक स्ट्रैंड एमआरएनए का है, एक स्ट्रैंड डीएनए का। तो इसे क्या बोलूं? एमआरएनए डीएनए हाइब्रिड। एसआरजी के जब पेपर होते हैं ना, एक क्वेश्चन दिया करते हैं, कौन सी प्रोसेस में एमआरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। आरएनए का है और एक स्ट्रैंड डीएनए का है। अब आरएनए तो किसी काम का नहीं, तो एक एंजाइम डाल दो। आरएनएज बोले तो राइबो न्यूक्लियस फॉर डाइजेशन ऑफ आरएनए। तो आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दो। तो अब क्या बचा? सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसका करा दो रेप्लिकेशन, इसका करा दो रेप्लिकेशन। तो 3 से 5 एक स्ट्रैंड तो पहले से है, 3 के नीचे 5 रेप्लिकेशन हो गया, 5 से 3 दूसरा स्ट्रैंड बन गया। ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है उसे सीडीएनए बोलते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया, या बोलो ना बन गया डिजायर्ड जीन। ये वो इंसुलिन जीन है जो मैं डालूंगा ई कोलाई में, क्योंकि इस जीन में इंट्रॉन नहीं है, क्योंकि ना तो एमआरएनए में इंट्रॉन है, तो इंसुलिन जीन जो बना उसमें भी इंट्रॉन नहीं है। ये ई कोलाई में जब डालूंगा तो इसके ट्रांसक्रिप्शन से एचएनआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए बनेगा और फंक्शनल इंसुलिन हार्मोन बन जाएगा। तो बोलूं, दिस मेथड इज फॉलोड whenever process of splicing is to be avoided। मतलब जब स्प्लाइसिंग से बचना है तब। साफ साफ जब भी किसी यूकैरियोट की जीन को प्रोकैरियोट में डालना है, ये मेथड फॉलो। एक लाइन और, क्या मैं ये बोल सकता हूं, नेमी की बॉडी में जो इंसुलिन जीन है और जो ये इंसुलिन जीन है, इस इंसुलिन जीन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू उसकी सेल में जो इंसुलिन जीन है। क्यों? क्योंकि उसकी इंसुलिन जीन में तो इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है, तो बड़ी है जीन, लेकिन यहां तो इंट्रॉन है ही नहीं। लाइन सुनो, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन या सीडीएनए produced by reverse transcription is shorter than actual gene या in vivo gene due to lack of intron। actual gene या in vivo मतलब inside the body जो जीन है, inside the body जो इंसुलिन जीन है उससे ये छोटा है, क्योंकि इसमें इंट्रॉन नहीं है। बॉडी के अंदर जो जीन है उसमें इंट्रॉन है, तो वो तो बड़ा ही होगा। समझ गए? तो ये 2 पॉइंट क्रूशियल थे, मैं लिख देता हूं। पहला लिख रहा हूं डिजायर्ड जीन, या कंप्लीट कर लीजिए। 2 मेथड बता दिए मैंने डिजायर्ड जीन पाने का। क्या है भाई, कंप्लीट हो गया क्या? लिख लिया? अरे ये लिखा लिखो, डिजायर्ड जीन या सीडीएनए प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, produced by reverse transcription is shorter than actual gene या इन विवो जीन। इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी जो जीन है उससे छोटा है, ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रॉन्स। दूसरा ये कि दिस मेथड is followed when process of splicing is to be avoided। मतलब अब ये चैप्टर में थोड़ा लेवल ऊंचा ही रहेगा,
अब ये चैप्टर के एंड तक अलग अलग तरह की बातें होंगी और बढ़िया बढ़िया बातें होंगी। तो ये 2 मेथड बता दिए मैंने डिजायर्ड जीन पाने के, बस एक मेथड बचा है जो अगली क्लास में बताऊंगा, और चौथा टूल होस्ट सेल है, वो 2 लाइन का है। तो कहने का मतलब टूल खत्म हो रहे हैं और अगली क्लास में प्रोसेस आ जाएगा। और हो सकता है अगली क्लास में हम 9 स्टेप हैं प्रोसेस में, हो सकता है 5 स्टेप हम पूरे कर लें। 5 स्टेप तक छोटे छोटे हैं, 6, 7, 8 ये थोड़ा बड़े हैं, देखेंगे। पैक हो गया, लिखा कुछ? वाह, घर वालों ने बोला था टाइम से आ जाना बेटा, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी। हाँ, उसके बाद का तो फालतू लिखाया मैंने, मेरा मन कर रहा था कुछ फालतू भी बोल दूं। शर्म नहीं है यार, हद करते हैं। ऑनलाइन वालों, हो गया भाई, समझ में आ गई बातें? ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेना है ना। बाय बाय।